तो वो मेरी गोद में सिर रखा, वो मुझे ऐसे कस के पकड़ा उसने। ये उसका आखिरी पन्ना था जो मैंने पढ़ा उसका। मैं उनके साथ अंग्रेजी में बात करती। वो चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी फिल्मों जैसे उनके साथ व्यवहार करूं, मतलब उस तरह के शारीरिक संबंध रखूं। कोई आया भेज देना, मैं बार बार कपड़े पहनूं उतारूं, ये नहीं होता मुझसे। नेट ला के बेच गया। इस कदर टीज किया गया, अलग अलग आदमी आते रहे एक रात में। कमरे में जाऊं, इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, कि वहाँ जो सेक्स वर्कर मर जाती हैं उनका क्या होता है मुझे नहीं मालूम। QR कोड पर आप अपनी मदद भेज सकते हैं। आपकी इस मदद से न जाने कितनी गरीब बच्चों की मदद हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं। मेरठ में अतुल मैम के पास हैं। कहानी वही है कबाड़ी बाजार की, और कबाड़ी बाजार की कहानी है ये साल 2004 की। एक लड़की, जब उसे गुस्सा आता था, कोठे पे वो रहती है, जब गुस्सा आता था तो गुस्से में अक्सर लोग गालियां देते हैं, लेकिन वो गाली भी देती थी तो सिर्फ अंग्रेजी में देती थी। अब कोठे पे रहने वाली कोई लड़की और पढ़ी लिखी है और वो गालियां भी दे रही है, गुस्सा कर रही है, तो वो अंग्रेजी में कर रही है। अब अतुल मैम ने जब उसको पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो उसे जानने की इच्छा जगी कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से है, कितनी पढ़ी लिखी है। जब ये गुस्से में होती है, जब बात करती है तो अंग्रेजी में बात करने लगती है। उसकी कहानी ऐसी है। मैम सुनाना नहीं चाहती थी। सुनाना इसलिए नहीं चाहती थी कि जब भी उसके बारे में बातचीत करती हैं तो एकदम भावुक हो जाती हैं। भावुक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसे कोठे से निकाल नहीं पाती। हालांकि वो कोठे से निकल जाती है, लेकिन जिस रूप में निकलती है मैम ने तो कभी कल्पना की ही नहीं थी। मैम नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस लड़की की आप कहानी सुनाने वाली हैं, उस कहानी को सुनाने से पहले ही आप एकदम से ना उसी के उसमें डूब जाती हैं। हाँ, मैंने देखा है कि आप रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं। क्या है वो कहानी में? इसमें वो जब भी मिलती थी तो जीन्स टी शर्ट में होती थी। थोड़ी पुरानी बात हो गई, और जीन्स टी शर्ट में हमेशा रही। और तब मैं लगभग अकेले दम पे जा रही थी, कर रही थी। लोग इतना ज़्यादा जुड़े भी नहीं थे, जुड़ना शुरू हो रहे थे, पर बहुत मैं ऊपर भी ले जाती थी कि अभी क्या परिस्थितियाँ क्या नहीं है। तो इसमें वो लड़की देखती मैं, और बड़ी स्मार्ट लगती थी, चाल ढाल हर बात में। और किसी भी लड़की को ए यू कुछ भी कहती थी, मतलब अंग्रेजी में कुछ भी दूसरी लड़कियों को। मैंने कई बार मालकिन से उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या तेरे इसकी बॉस हो गई है जिस तरह बोलती है, और कौन है ये लड़की? तो एज यूजुअल उनका तो कहना, अरे ये मेरे रिश्तेदार की लड़की है, पहले ये मुंबई में रहती थी तो वहाँ से अंग्रेजी सीख ली है। ये उनका जवाब था। मैं बहुत कोशिश की, वो कभी बात ना करे, उल्टा मुझे डांटा, मेरी माँ बनने की कोशिश करिए, तुम क्या मेरी माँ हो आपसे? हाँ, अगर मैं उसको गले लगाने की कोशिश करूँ, यार मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा धक्का दे दे, या मैं कभी ऐसी गाल छू दूँ, हाथ धो के आई थी क्या, ऐसे तू तड़ाक से बात करती। तो मैं कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कहा चल अब धो लूँगी, फिर छूने देगी, बोले हट, ऐसे करके बोलती थी हमेशा। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है किसी भी लड़की का कि अगर उसकी आंखों में झांको तो वो मुझे दर्द दिखता है। मुझे उसका भी लगता था कि जो इसका क्रोध है ना, इसके पीछे दबा हुआ कोई ऐसा तूफान है जिसे ये कहना तो चाहती है, पर किस पे भरोसा करें। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही अपनी ये जो मैं नोटबुक रखती हूँ जनरली, निकाली और पेन दिया, ले। मैंने कहा सुन, तू मेरे से तो बात नहीं करना चाहती, अपनी हर दिन की ज़िंदगी लिख, मैं नहीं पढ़ूंगी कभी भी, तुझे सुकून मिलेगा। क्यों, मुझे क्या दुख है, मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मैंने कहा हाँ तो अच्छी है, अच्छी बात लिख, तुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्या बोला। अच्छा, मालकिन बड़ी बेखबर थी, जैसे और लड़कियों से इतनी ज़्यादा बात नहीं करने देती थी, पता नहीं क्यों। या तो उसके हाव भाव से ही समझ गई थी ये लड़की तो कभी भागेगी नहीं, ये तो जैसी है ऐसी हमारे पास, क्योंकि वो दिखाती भी ऐसी थी कि मुझे कहीं नहीं जाना। या अगर वो खाना भी खा रही है, मालकिन ने कहा कि स्टेला तुझे बुला रहा है, ऐसे करके। शैला, ये स्टेला बोलती थी उसको, स्टेला। हाँ, नाम वो कुछ और बताती थी, लेकिन ये स्टेला कहती थी। तो हो सकता है ये नाम हो, जाने दे। मैं जा, तुझे बुला रहा, छोड़ा खाना, चली गई बिना किसी प्रतिवाद के। मैंने उसको दे के नोट पैड और पेन, और मैं चली आई, कुछ नहीं मैंने बोला। तो मैं 3-4 दिन बाद गई, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर किसी को वाकई में कुछ लगा होगा तो वो मेरा इंतज़ार ज़रूर कर रही होगी। मैं 3-4 दिन बाद गई तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे हर बार मैं करती थी, छू दिया या उसको छेड़ दिया, वो मुझे चिल्लाए, मुझे कुछ कुछ कहे, इंग्लिश में कुछ कुछ कहे, तो मैं हंसती रहती थी उसकी बात। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं ऐसे ही बैठ के बात करने लगी मालकिन से। तो उसने 1-2 बार मेरी तरफ देखा, मैं देख रही थी कि ना किसी की देख रही है मुझे, लेकिन मैंने नहीं उसको रिस्पॉन्स दिया। फिर वो बोली ए ओल्ड लेडी, ऐसे करके। मैंने कहा मेरी उम्र अभी 42 साल है। आपने कहा? हाँ। मैंने कहा तुझे मैं ओल्ड कहाँ से लगती हूँ, तो फिर मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही थी? तो मैंने कहा माँ तो 20 साल की औरत भी होती है। मैंने कहा मैं 16 साल की उम्र में माँ थी अपनी बेटी की।
तो बोली तो फिर आज क्यों नहीं देख रही मेरे पास, मुझे क्यों नहीं देख रही है? मैंने कहा तुझमें ऐसा देखने को क्या है कि जो मैं देखूँ? शक्ल सूरत तेरी नहीं है, बदतमीज तू है, गालियाँ देती है, माँ जैसा करती है क्या? तो उसने बहुत नॉर्मल से कहा कि अब करूँगी माँ जैसा। मैंने कहा मैं नोटबुक दे गई थी, कुछ भी लिखती, कविता, कहानी, कुछ भी लिख, जो भी तुझे लिखना आता, इंग्लिश में आता हो तो। मैं कहा देख मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने नहीं मुझे पता है, बहुत उसने नॉर्मल कहा है ऐसे करके। मैंने कहा दिखाएगी कि नहीं? जिस दिन आखिरी पन्ना लिखूंगी उस दिन दिखाऊंगी। मैंने कहा बेटा आखिरी पन्ना तो तू नहीं लिखेगी, आखिरी पन्ना तो मैं लिखूंगी तेरा। बोली तुम कैसे लिखोगी, तुम थोड़ी जानती हो मेरे बारे में। मैंने कहा नहीं, तेरा आखिरी पन्ना ये आखिरी सीढ़ी होगी। मैंने कहा वो जिस दिन उतारूंगी तुझे उस दिन आखिरी पन्ना लिखियो, तू लिख दे चाहे मैं लिख दूँ, बात एक ही। मैंने कहा देखेंगे, ऐसे कहा उसने। और जिस दिन मतलब मैं उस दिन के बाद उसने कहा रोज आओगी? मैंने कहा रोज तो नहीं, एक दिन छोड़ के आओगी। तो इतना उसकी आवाज़ सॉफ्ट हो गई थी, जो हर वक्त चिल्ला रही थी, हर किसी, वो भी बता रही मालकिन मुझे कि अब ये चिल्लाती नहीं है। कभी कभी मना भी करती है किसी किसी कस्टमर को कि अभी नहीं, मेरी हाथ भी ठीक नहीं है, या आज मैं कुछ लिख रही हूँ अभी नहीं जा सकती। फिर पूरा पूरा दिन लिखती है, कस्टमर के पास जाती है फिर आके लिखने लगती है। अब चूँकि अंग्रेजी में लिखती है तो हम पढ़ भी नहीं पाते, किसी को नहीं आती, फिर जाती है फिर आ जाती है। तो मैंने एक दिन उससे कहा पूछो ना मैडम क्या लिखती है ये, पता नहीं कहीं हमें ना फंसवा दे, हमारा कुछ ना कर दे, आप एक बार देखो। मैंने कहा मुझे दिखा बेटा क्या लिखा है। बोली नहीं, मैंने कहा ना कि आखिरी पन्ना जिस दिन लिखूंगी उस दिन दिखाऊंगी तुम्हें। मैंने कहा मैं फिर तुझे दोहरा रही हूँ, तेरा आखिरी पन्ना मुझे ही लिखना है। आप कहती थी आखिरी पन्ना मैं लिखूंगी। मैंने कहा मैं लिखूंगी। उसने कहा नहीं मैं ही लिखूंगी, और आपको अफसोस होगा उस दिन कि आप नहीं लिख पाई। मैंने कहा तुझे अफसोस होगा कि मैं नहीं लिख पाई, और खुशी भी होगी तुझे उस दिन, तो देखेंगे। ऐसे कहती रही, फिर लिखती रही। और मैंने कहा भाई पूरी नोटबुक खत्म होने आ रही है, कब देगी तू मुझे? नहीं दूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि हर दिन बीत रहा है और फिर मैं हर रोज़ जाने लगी। जैसे मतलब मुझे कभी कभी लगता मालकिन सोची कि मैं क्यों आ रही हूँ। मालकिन को मैंने उठपटांग बताना शुरू करा कि नहीं मुझे फ़ोन पे बता रही थी, ये उसको फ़ोन ऑन करने देती थी कि मतलब उसको उसकी तरफ से वो बिंदास छोड़ दिया, बेफिक्र थी कि ये तो कहीं नहीं जाएगी अब, और मुंबई जैसे शहर में कहाँ जाएगी इतनी दूर। कि ना मैडम अब तो मना तो भी करती है कस्टमर को, कभी कभी खाना भी नहीं खा रही है और अनमनी सी पड़ी रहती है या लिखती रहती है बसर से। मुझे घबराहट सी हुई थोड़ी। मैंने कहा उसको मत बताना मैं आ रही हूँ। मैं गई, उसके बाद लेटी हुई थी, तो मैंने कहा बेटा ऐसी चुप चुप सी क्यों है? तो वो उसने ऐसे लेटे लेटे ही, मैं जैसे उसके पास ऐसे बैठ गई तो वो मेरी गोद में सिर रखा, वो मुझे ऐसे कस के पकड़ा उसने, अपना चेहरा मेरे पेट की तरफ करा और मुझे ऐसे कस के पकड़ लिया और रोती रही। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं उसका सिर सहलाती रही, वो रोती रही। और फिर हटी, वो करवट बदल के लेट गई। मैंने कहा माँ से करवट बदलता है बच्चा कभी? मैंने कहा करवट बदल के लेट रही है, लेकिन आप माँ जैसी लगती नहीं है। मैंने कहा फिर कैसी लगती हूँ? मुझे दीदी जैसी लगती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो इतनी छोटी है, तेरे बराबर की मेरी बेटी है। तो बोली अच्छा चलो माँ से ही, तो आपको बुरा नहीं लगता मैं यहाँ होती हूँ? मैंने कहा तभी तो मैंने कहा मैं आखिरी पन्ना लिखूंगी, पक्का लिखोगी? कहाँ पक्का लिखूंगी, पर पहले तो मुझे डायरी पढ़ा। मुझे डायरी नहीं पढ़ने दे रही। मैंने कहा बेटा ये नहीं पढ़ने देगी तो मैं कैसे लिख पाऊंगी आखिरी? सही बात है। तो मुझे ये दिखा पहले। बोल नहीं ये ऐसा है दस्तावेज है एक, ऐसे कह के ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे आप पढ़ोगी ना तो तब आपको अफसोस हो जाएगा। किस बात का? यही कि मैं दुनिया में क्यों हूँ। मैंने कहा मैं? हाँ तुम भी। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बात कर रही, जो इतना बिंदास बोलती थी, चुप ही नहीं होती थी, और एक बात का 50 जवाब, और गंदी गालियों के साथ जवाब। और मतलब धारा प्रवाह हिंदी में भी और धारा प्रवाह अंग्रेजी में भी गालियाँ देती थी, कस्टमर्स को देती थी वो गालियाँ। और मुश्किल से उम्र रही होगी उसकी 20-21 साल की। अच्छा। हाँ, एक दिन ऐसी लगभग ये समझो कि ये पूरा 17-18 दिन की सारी कहानी रही। और मेरे ख्याल से शायद मुझे अभी तक याद है वो संडे था और ये सैटरडे था या संडे, तो मुझे उसका फ़ोन आया मालकिन का कि दीदी आप भाग के आओ, बहुत जल्दी आओ, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने कहा पुलिस में मामला मदद करती रहती हूँ। मैंने सोचा ऐसी किसी में फंस गई होगी, बहुत जल्दी आ जाओ, आप कुछ भी कर रही हो सब छोड़ दो। मैंने कहा अच्छा आती हूँ मैं। ऐसी डर सा मुझे भी लगा कुछ। मैं गई वहाँ, मैंने उससे ये पूछा कि वो ठीक है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैं चली गई। देखा कि बड़ा खुशफुसाहट हो रही है, बाहर कुछ नहीं पता, पूरे बाजार में कुछ नहीं पता किसी को, और उसमें सब लड़कियां एक तरफ खड़ी हैं, खिड़की बंद है,
मैंने कहा क्या हुआ है, कोई खास बात होगी, पुलिस ने रेडी की है, कुछ किया? बोली नहीं, वो देखो अंदर जाके। वो थी नहीं, वो तो मतलब रही नहीं। कैसे क्या हुआ पता नहीं। पोस्टमार्टम वाली तो कहीं बात ही नहीं थी या कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा कैसे, कुछ खाने में हुआ, क्या चीज़ हुई, इसने खुद से कर लिया? बोले हमें नहीं पता, डायरी आपके हाथ में है, इसको आप पढ़ लो, फिर आपको पता लग जाएगा। कल से कह रही थी, कल से बराबर कह रही थी कि वो मैडम कहाँ है, बुलवाओ। और वो कहती थी ना आखिरी पन्ना मैं लिखूँगी, अब मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। तो मैं उनको हरा दिया, उनको मैंने, देखो मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। और ये उसका आखिरी पन्ना था जो मैंने पढ़ा उसका। उसके सगी चाचा ने उसको बेचा। सके चाचा ने? सगी चाचा ने बेचा क्योंकि फादर नहीं थे उसके, 12th में थी। पहले उसको घर की कोई बहुत अच्छी माली हालत नहीं थी। माँ ने कहा होगा कि इसको कहीं लगा दो काम पे, अब यही है हमारे यहाँ। तो अकेली लड़की थी परिवार की और कोई नहीं था, तो अकेली लड़की थी? हाँ, मतलब वो अर्ली एज में फादर की डेथ हो गई थी। माँ नहीं जैसे तैसे बर्तन वर्तन मांजती थी घरों में, और ऐसे ही एक मतलब चाल में रहती थी। तो वो चाचा ने कहा ठीक है मैं इसे बार में लगवा देता हूँ, डांस वांस कर लेगी तो अच्छा पैसा मिलता है बार में। उसने मना नहीं किया, वहाँ तो बहुत गरीब लोग बार में डांस कर लेते हैं। वो चली गई, जो उसने उसमें लिखा उसमें जा रही थी रोज़। लेकिन धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि यहाँ केवल बार में डांस नहीं हो रहा है, मुझे कन्विंस किया जा रहा है कि मैं कमरे में जाऊँ, इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा। क्योंकि शुरू में वहाँ बार में कोई किसी तरह का फजीयत नहीं करता कि मार बेजो चलो कस्टमर आया, ये नहीं करता, क्योंकि उन्हें डर पुलिस का भी होता है। जब उसको समझ में आने लगा तो उसने घर आके माँ को अपनी मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, वहाँ मुझे कमरे में भेजते हैं और उसके लिए कहते हैं कि तुमको 2000 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे एक रात का। तो माँ समझदार थी, माँ ने कहा नहीं बेटा जाना भी मत तुम, हम भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, मैं और 2-4 घर पकड़ूंगी, पर तुम मत जाओ डांस करने। तो उसने कहा नहीं मैं दूसरे किसी बार में कर लूँगी, पर मुझे अभी नहीं, पढ़ाई भी पूरी करनी है। किसी और बार में, वहाँ भी उसके साथ वही हरकतें हुई। फिर उसने अपने चाचा को कहा ये बात, जो वहाँ छोड़ के आए थे, कि वहाँ तो बहुत ख़राब है, मैं नहीं वहाँ कर सकती, और सब कहते हैं कमरे में जाओ। चाचा की पता नहीं पहले ही पैसा लिया है, जो भी कुछ हुआ उनका। तो फिर अपनी मतलब भाभी को उसने कहा कि बहनी मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, यूपी में जगह है, दिल्ली ले जाता हूँ, दिल्ली का शायद, दिल्ली लिखा है उसमें कि दिल्ली ले जाता हूँ, और वहाँ बहुत काम है, घरेलू कामकाज भी करेगी और पढ़ेगी भी, नाइट शिफ्ट में पढ़ लेगी, नाइट स्कूल भी है वहाँ पे, और दिन में ये कामकाज कर लेगी, तो थोड़ा तुम्हें भी आमदनी हो जाएगी, कुछ तुम पढ़ाते रहो, कुछ मैं कर लूँगा। और ला के यहाँ बेचा, मेरठ ला के बेच गया। मेरठ ला के बेच गया। और यहाँ आने के बाद में उसने कोशिश बहुत की, बहुत बार भागने की कोशिश की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश की। और फिर उसने जो अपनी पहली रात की कहानी लिखी, वो इतनी दहला देने के लिए बहुत थी कि मैं मना कर रही थी हर रोज़ कि मैं ये नहीं करूँगी, हाँ मुझसे जो चाहे, मैं रोज़ झाड़ू पोछा करूँगी। उसने कहा यहाँ कहाँ होता झाड़ू पोछा, कौन करता है, मैं खाना बना दूँगी, नहीं खाना भी नहीं बनता यहाँ, मैं और कुछ काम कर लूँगी, रहूँगी यहीं आपके यहाँ, मैं बाहर से काम करके लाऊँगी, आपको पैसा कमा दूँगी, नहीं करना तो यही है। और फिर उस दिन मुझे बहुत मारा गया। इन्हीं का कोई आदमी था जिसने मेरे साथ पूरी रात मुझे इस कदर टीज़ किया गया, अलग अलग आदमी आते रहे एक रात में, और सुबह में पछता गई। बस मैंने सोच लिया अब तेरा यही कर, अब ज़िंदगी कहीं मतलब उसकी वो ज़िंदगी की वो पहली फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट नाइट, उससे पहले कहीं उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और वो इतनी भयावह थी जो उसका लिखना था, कि इतनी बुरी थी कि मैंने सोच लिया इससे आगे तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, इससे तो अच्छा मैं चुपचाप सहन कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं जब यहाँ आई तो 18 साल की थी। अच्छा, उस वक्त 18? हाँ, उस वक्त 18 साल की थी, मुझे 2.5 साल यहाँ पे हो गया है। और अभी आपने कहा ना कि आखिरी पन्ना लिखूँगी, नहीं, आपने गलती की, लिखा एक में तो पेज आखिरी लिख रही थी कि ये मेरा आखिरी पन्ना है। आपने बहुत बड़ी गलती की कि आपने मुझसे बहस की कि मैं आखिरी पन्ना लिखूँगी। आप नहीं लिख सकती थी मेरी ज़िंदगी का, कोई भी नहीं लिख सकता था, मुझे ही लिखना था, क्योंकि आखिरी पन्ना मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा था सिवाय इसके कि मैं भी दुनिया छोड़ दूँ। मैं आपको वो दुख नहीं देना चाहती थी, आप मुझे कहाँ ले जाती, वो मुझे ठीक से जानती भी नहीं थी कि मैं क्या कर सकती हूँ या कहाँ रख सकती हूँ। ना आप मुझे मेरे घर भेज सकती थी, ना मैं अपनी माँ को दुख देना चाहती थी, मैं उस चाचा की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। बहुत सारा उसने अपना पूरा दस्तावेज वो लिख रखा। जो उसके साथ फर्स्ट नाइट में हुआ था, हाँ,
उसके बाद में फिर उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया था। यानी अब मैं हर रोज़ तैयार होती हूँ, हर रोज़ मेकअप करती हूँ, हर रोज़ जहाँ जितनी बार कहती हैं मुझे आंटी, उतने लोगों के साथ जाती हूँ। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मेरी इंग्लिश सुनना आते हैं, मैं अंग्रेज़ी कैसे बोलती हूँ, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं उनके साथ अंग्रेज़ी में बात करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी फिल्मों जैसे उनके साथ व्यवहार करूँ, मतलब उस तरह के शारीरिक संबंध रखूँ। वो भी मैं सब करती रही, अंदर का किसी को पता नहीं कि कोई मेरे साथ क्या क्या करता रहा। उस तरह मैं सब चीज़ों को मैं तैयार रही। कई बार मैं लिखती है कि मैं कई बार आंटी से कहती थी कि आंटी मैं अभी ही पी लेती हूँ, कोई आया भेज देना। मैं बार बार कपड़े पहनूँ उतारूँ, ये नहीं होता मुझसे, भेज देना। इतना उसने ज़िंदगी से सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया। और मात्र वो 21 साल की भी नहीं हुई थी, आखिरी पन्ना लिख के चली गई। जब उसने ये सब तय कर लिया था, आपने अपनी तरफ से कोशिश भी की? नहीं, वो उसने तय नहीं किया था असल में वो उसके इमोशंस को जगाना मेरी सबसे बड़ी भूल रही। मैंने उसमें पता नहीं क्यों वो उम्मीद जगाई कि माँ जैसा भाव जगाया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसको इस बहाने से निकाल सकूं, वो मुझे भरोसा करे। और उसने ये भी लिख रखा था कि आपने कहा ना कि मैं माँ हो सकती हूँ, दीदी नहीं, तो मुझे निकाल के क्या करती तुम, कहाँ ले जाती, मेरे घर पहुँचाती, मेरा चाचा फिर कहीं और भेज देता। उसको ये समझ नहीं आ रहा था। असल में अभी जानती भी नहीं थी कि सरकारी होम्स भी हैं जहाँ तुम जा सकती थी, वहाँ से तुम्हारा पुनर्वास हो सकता था। शायद मैं ठीक से नहीं उसे परस्यू कर पाई कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं ये बहस तो करती रही उससे, नहीं आखिरी पन्ना मैं लिखूँगी, लेकिन वो समझ गई थी कि मैं आखिरी पन्ना नहीं लिख पाऊँगी। आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना उसको बचाने की, तो फिर आपको इस बात पर पछतावा क्यों होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाई? शायद मैं उसको समझाती कि आखिरी पन्ना में क्या लिखना चाहती हूँ, मैंने वो ही नहीं समझाया। वो भी मुझे पहेलियों में बात करती रही और मैं भी उससे हंस हंस के यही कहती रही कि आखिरी पन्ना मैं लिखूँगी, देख लेना तो एक दिन देख लेना। मैं तो इसलिए नहीं कह पा रही थी क्योंकि मालकिन भी सामने होती थी। जिस दिन वो लड़की मरी थी, हाँ, तो उससे माँ तक ये बात पहुँची कि नहीं पहुँची थी, या उसकी माँ को पता था कि नहीं पता? एड्रेस भी नहीं मालूम हमको, किसी को पता ही नहीं था कि बेटी कहाँ पर है? ना, किसी को नहीं पता। तो आपने फिर उसकी जो एक ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई माँ से मिला जाए, बताया जाए कि इसके चाचा ने ये? कोई एड्रेस नहीं है हमारे पास, कोई जगह नहीं, केवल ये बताती थी मुंबई की हूँ मैं, चौल में रहते हैं, नहीं बताती थी बस मुंबई चौल और नहीं बताया उसमें कुछ भी। तो फिर जो मालकिन थी, हाँ, मालकिन से आपने जानने की कोशिश नहीं की कि? वो कह रही मुझे खुद ही नहीं पता यहाँ बेचने वाले कितने आते हैं दीदी, आपको तो पता है, कौन एड्रेस दे के जाता है, किसके घर का एड्रेस कौन है, कोई घर का एड्रेस थोड़ी हमको उनका लेके रखना है कि हमको इसे वापस भेजना है। मैं शायद उसको ये बता देती ना कि आखिरी पन्ना मैं इस तरह लिखूंगी कि तुझे यहाँ से निकाल के ले जाऊंगी, शायद बच जाती। वो नहीं होता भाई, मैं हंसती रही उसके साथ। बस पहले मैंने सोचा कि पहले ये मुझ पर विश्वास तो करना शुरू करे, उसके बाद इसे बताऊंगी मैं, जैसे करती हूँ अक्सर लड़कियों के साथ जब अटैच होती हैं तो आप उसके मन को टटोलने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं लेकिन वो जब गुस्से में बात करती थी तो फिर आप कैसे? आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था ना, तब तो अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा था। तो बस ये कहने लगी थी कि मैं चली जाऊँ, मैं आखिरी पन्ना मैं लिखूंगी, मुझसे जिद मत करो, आप लिख ही नहीं पाओगी, बहस कर रही हो, ऐसे बोलती थी। मैंने कहा चलो तू ही लिख लेना, पर लिखूंगी मैं, तू कुछ नहीं कर सकती। वो डायरी कहाँ गई बाद में? फिर वो जला दी थी उन्होंने उसी समय, क्योंकि पुलिस केस ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, हमारे पास कुछ है नहीं, उसकी छिछाले इधर और कराते, ये सब और जाती। मैंने भी कुछ नहीं किया उसमें। तो ये पुलिस केस भी नहीं हुआ था, तो उसको फिर कैसे जलाया गया था, दफनाया गया था? पता नहीं मुझे आज तक उस्मान ये नहीं मालूम कि वहाँ जो सेक्स वर्कर मर जाती हैं उनका क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं किसी। अच्छा, किसी की अर्थी जाती नहीं देखी। एक बहुत बड़ी वो थी जिनके भाई भी IPS हुए, सब जानते हैं उनको अच्छी तरह से, राजस्थानी थी वो, तो उनकी डेथ हुई, चर्चित हैं। उनके एक भाई IPS हैं, एक भाई वेटरनरी डॉक्टर, अब अभी तो रिटायर हैं। उनकी डेथ जब हुई, मैं गई तो वहाँ सब अगरबत्ती लेके आ रहे थे, दो जला के ऐसे, और वहाँ उनकी इर्द गिर्द लगाते जा रहे थे। जो रेत बिछा रखा था, रेत पे उनको लिटा रखा था, तो वो लगा रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो लेके नहीं आई, तुम्हारे यहाँ रिवाज मुझे नहीं पता था। कि नहीं कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में वो सब कहने लगे कि चलो दीदी अब। मैंने कहा भाई अर्थी वर्थी तो बंधने दो, उठने दो, मैं चादर लेके आई हूँ, इसकी साड़ी डालूंगी इसके ऊपर। बोले अब डाल दो, कोई बात नहीं, ये आपके यहाँ रिवाज है, यहाँ पे नहीं डलता,
आप डाल दो। मेरे और संजोग ने हमने साड़ी डाल दी उसके ऊपर, और फिर उन्होंने हमें जबरन कहा कि चलो हम तो सब चल रहे हैं, यहाँ कोई रुकेगा थोड़ी। हमें नहीं मालूम कहाँ, मेरे सामने कई डेथ हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ। कभी पता ही नहीं चल पाया? ना ना, कभी नहीं। जैसे एक लड़की, एक महिला हैदराबादी थी, मुस्लिम, उसको गोली मार दी थी उसी के कोठे पे। मुझे नहीं मालूम उसकी मैयत कहाँ लगी, नहीं पता। ये तो मेरे लिए हमेशा सवाल बना रहा है इतने सालों में। मुझे नहीं पता लगता, जब मैं पूछूंगी अरे वो कहाँ चली गई, वो तो मर गई। कहाँ मर गई, कहाँ ले गए तुम लोग, क्या करते हो उनका? तो मतलब जीते जी तो सम्मान मिलता नहीं, मरने के बाद भी नहीं मिलता। क्या करते हैं ये लोग, क्या नहीं उनके साथ, मुझे नहीं पता। क्योंकि जैसे किन्नर्स को कहते हैं ना कि भाई ऐसी कहीं भी डाल देते हैं, खड़े करके उनकी अर्थी ले जाते हैं, मारते हुए ले जाते हैं। कम से कम उनके बारे में तो पता है। ये तो पता है कि ऐसा करते हैं। इनके बारे में कोई नहीं बता सकता। जो और भी कहीं बात कर रहे हो सेक्स वर्कर्स के साथ में, कोई नहीं बताता उनका कोई। जैसे देखिए हम गाँव में हैं, हमारे यहाँ ये पंडितों का शमशान है, सवर्णों का है, सभी जो भी है, ये एसीज का है, ये और छोटे हैं तो वाल्मीकि का, ऐसे होते, पता है सबको कि कहाँ जाएंगे। हालांकि ये विभाजन कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, पर शहर में भी जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सूरज कुंड है, उस पर सब लोग लेके जाते। आज तक मैंने बहुत वहाँ भी पूछा कि क्या यहाँ ऐसा है कि कोई बाजार से कोई ना भेजे, हमने तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, नहीं मालूम क्या करते हैं। ये वाकई अपना आप में एकदम झकझोरने वाली बात है कि एक लड़की जो डायरी की लगातार पन्ने पर पन्ने लिख रही थी, और उस लड़की से बातचीत करने की मैम कोशिश कर रहे थे कि उससे बातचीत हो जाए। ये आखिरी पन्ना लिखना चाहती थी उसको एक नई ज़िंदगी देकर, कहीं जाके उसका सेटल कराने की, क्योंकि कितनी ही लड़कियों को सेटल करा चुकी थी। लेकिन वो उस पहली रात को, जो पहली रात उसके साथ गलत हुआ था, कई लोगों ने उसके साथ गलत किया था, क्योंकि उसने अपना आप को मान लिया था कि अब वो एक गंदगी में, एक दलदल में जा चुकी हैं, किस मुंह से अपने परिवार के साथ जाएंगी, अपनी माँ के पास जाएंगी। इसलिए शायद वो उस दलदल से निकलना ही नहीं चाहती थी, और यही कारण था कि उसने उस कोठे पर रहते हुए अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर लिया, यानी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गई तो सही, लेकिन जिस रूप में गई थी उसकी मैम ने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, कोठे पर गई हुई लड़कियाँ, उनको ऐसे ही कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार, कभी कोई दोस्त, कभी प्यार के नाम पर, तो कहीं पैसे के कोई व्यापार के नाम पर, वहाँ से कहीं ना कहीं से उनको उठाता है, लेके जाता है। कम उम्र की लड़कियाँ, खासकर गरीब घरों की लड़कियाँ, उनको ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनके लिए लड़ने वाला कोई होता नहीं है, और जो अमीर परिवारों की होती हैं उन तक कोई पहुँचता नहीं है। और ऐसे ही इस स्टेली नाम की इस लड़की, जो कि मुंबई की किसी चोल में रहती थी, काश उसने अपना एड्रेस उस डायरी के पन्नों पर लिखा होता तो शायद माँ तक बात पहुँचने की कोशिश करते, और उसके चाचा को ज़रूर सलाखों तक पहुँचाने की कोशिश की जाती। लेकिन जब कोई आखिरी रास्ता ही नहीं था, आखिरी पन्ना ही बचा था, और वो भी लिख कर वो खुद चली गई। मैम चाहती थी कि ये लिखें, इसलिए इन्होंने इस कहानी का नाम भी आखिरी पन्ना ही रखा। अतुल शर्मा मैम अपनी ही संस्था जिसका नाम संकल्प है, संकल्प के लिए काम करती हैं। यदि आप भी ऐसी बच्चियों की मदद करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी बच्चियां घर से लापता हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, मैम उनकी मदद कराने में, उनको आगे एजुकेशन के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए तमाम कोशिशें करती हैं, मेहनत करती हैं। तो हमने एक QR कोड दिया हुआ है, आप इस QR कोड पर आप अपनी मदद भेज सकते हैं। आपकी इस मदद से न जाने कितनी गरीब बच्चियों की मदद हो जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे, इसमें ज़रूर अपनी भागीदारी ज़रूर देंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।